फ्रेंड्स कैसे हैं। सब बढ़िया मस्त मजा में। तो अब हमारा फिजिक्स का सेकंड पार्ट आ चुका है। हम देखते हैं इस पार्ट में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा नहीं देखा तो फटाफट जाइए फर्स्ट पार्ट चेक करिए, क्योंकि ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। हमारा जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है कूलम्स लॉ से। कहाँ से स्टार्ट होता है? कूलम्स लॉ। कूलम एक बेहतरीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया कि जब दो फोर्स एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं तो उनके ऊपर जो फोर्स क्रिएट होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। उसको मेजर कैसे करते हैं इस सब पे डिस्कस की कूलम ने। तो इस लॉ को उन्होंने क्या नाम दे दिया? कूलम्स लॉ। पहली बात हम ये देखते हैं कि कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या थी। तो आपके सामने स्क्रीन पर दी है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों फोर्स हो सकती है, अट्रैक्शन भी रिपल्शन भी, वॉट एवर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों के बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। किनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स क्रिएट होता है वो फोर्स का नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्शन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है दोनों चार्ज पर। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो कौन सा फोर्स होगा? कमेंट में करिए। दोनों चार्ज अगर अनलाइक होंगे तब कौन सा फोर्स होगा, ये भी आप जानते हैं। खैर, तो फिर से देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इन दोनों चार्ज के सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फिर जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो इसकी जगह इक्वल का साइन आकर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाता है। क्या लग जाता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो कूलम्स लॉ, जो कि हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कूलम्स लॉ के बारे में अब हम आगे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इट्स गिव द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। उस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो के है ये कूलम कांस्टेंट कहलाता है। Q1 चार्ज 1 कहलाएगा, Q2 पॉइंट चार्जेस 2 कहलाएगा और R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज कहलाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट के की वैल्यू हमको सामने दिखती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो प्लीज़ इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे कि इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। यूनिट के थ्रू हम डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। न्यूटन फोर्स, फोर्स का आप ऊपर रखेंगे। फिर मीटर स्क्वायर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं। फोर्स के आपको पता होना चाहिए क्या होता है, m1t1L1t-2। फोर्स की आपको याद होना चाहिए m1L1t-2। उसी के साथ एनर्जी का मुझे बताएंगे क्या होता है। एनर्जी का, एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी का होता है m1L2t-2। डायमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। कौन सा डायमेंशन फार्मूला किसका है ये अच्छे से याद होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के मैं ये आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। क्या आप इसका डायमेंशन फार्मूला पता कर सकते हैं? पता कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, फिर हम देखते हैं कि वन कूलम को डिफाइन करने के लिए कई दफ़ा पूछा जाता है। सीबीएसई में ये क्वेश्चन जनरली आम हो ही जाता है कि डिफाइन वन कूलम चार्ज। तो वन कूलम चार्ज that when placed at a distance of the 1 meter from the another charges of the same magnitude in vacuum experience an electrical force of the repulsion of magnitude 9 into 10⁹ न्यूटन। तो कहने का मतलब है कि वन कूलम चार्ज वो चार्ज होता है जो किसी और चार्ज से 1 मीटर
की डिस्टेंस पर किसी और चार्ज के सेम मैग्नीट्यूड के, दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज को 1 मीटर डिस्टेंस पर अगर रखा जाए तो उसके ऊपर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पर के आपका कहलाता है कूलम्स कांस्टेंट, और के की वैल्यू आपको परमिटिविटी के फॉर्म में दी गई है, k = 1/4πε0। ये क्या है आपका ε0? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या है? 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास आती है कि कूलम्स लॉ इन द टर्म्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट, या फिर उसको पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो वही हमारा फॉर्मूला जैसा हमने देखा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू, क्या होता है हमारा फोर्स? फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये के ही हमारी वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है? के की। किसकी वैल्यू हमारी है? के की ही वैल्यू है। तो के को अगर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/4πε0। तो अब ये ε0 इस तरफ गया और के हमारा इसकी जगह पर आ गया। नेक्स्ट, तो इसके हिसाब से इसकी जो वैल्यू बनती है हमारे पास वो है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे पहले हम कूलम्स लॉ को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चार्ज 1 Q1 हमारा चार्ज 1 है और Q2 हमारा चार्ज 2 है। दोनों के बीच में R हमारी डिस्टेंस हो गई और रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर आपका काम कर रहा है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और दोनों को जब मर्ज कर दिया तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपका हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग गया, तो k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और आपको पता है k की वैल्यू 1/4πε0, और ε0 दैट मीन्स परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। चार्ज किस मीडियम में फ्लो कर रहा है? ये अभी फिलहाल हम फ्री स्पेस ले रहे हैं, दो चार्ज के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, इसलिए हम उसको फ्री स्पेस के तौर पे एज्यूम कर रहे हैं। दैट मीन्स फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज कूलम लॉ। आगे बात करते हैं अब इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हमारा कूलम लॉ कैसे काम करता है। लेट टू चार्जेस आर Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2। अब ये दोनों चार्जेस आपके फोर्स एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पर। वैसे आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस हैं, दैट मीन्स कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। अब थोड़ा सा इन टर्म्स को समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। F अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये लिखा रहा है F12, इसका मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। जो फर्स्ट नंबर है उस पर फोर्स लग रहा है और सेकंड नंबर है वो फोर्स लगा रहा है। क्या समझ में आया? अब बात करेंगे F21, दैट मीन्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 फोर्स क्रिएट कर रहा है 2 के ऊपर। तो यहां पर दिया है, यहां पर आप देख रहे हैं F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब चार्ज 1 पर चार्ज 2 फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो 1/4ε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आर कैप का मतलब है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स 1 to 2, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखा गया है। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ये देखिए, ये ऊपर का जो पोर्शन है हमारा, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये आर है, ये डार्क मोड में दिया है, इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म है। अच्छा, वेक्टर आपने देखा होगा, अगर हम किसी वेक्टर का यूनिट निकालते हैं तो कैसे लिखते थे? आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर। ये नॉर्मल R12 लिखा रहा है, इसका मतलब है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। सेम चीज अब हम आगे बात करते हैं, तो ये आपका R2 का हमने कैप निकाला R2। अब आपको पता होगा कि जब R12 इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो R21 इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमने क्या साइन लगाया? नेगेटिव। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू
फोर्स ऑन वन ड्यू टू मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अलग अलग है। देख सकते हो नेगेटिव डायरेक्शन का इस तरफ फोर्स है, पॉजिटिव डायरेक्शन का इस तरफ फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज है। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि कूलम्स लॉ भी आपके कुछ सिमिलरिटीज आ जाती है, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। पहले तो फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट हमारा दिया है G M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे दोनों तरफ कांस्टेंट लिए गए, यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट है दैट इज के इक्वल टू 8.99। सर लास्ट टाइम तो आपने 9 इंटू 10⁻⁹ बताया गया, तो अप्रोक्सीमेट 8.99 को उन्होंने एज अ 9 हम उसको यूज कर सकते, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है इसलिए हम उसको यूज करिए। एग्जैक्ट वैल्यू है, बाकी हम उसको 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर यूज कर सकते हो। और आपको तो पता ही होगा 9th क्लास में हम पढ़े हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट का 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए पहले सिमिलरिटीज देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में जो सिमिलरिटी है, तो सबसे पहले सिमिलरिटीज आती है कि बोथ इक्वेशंस हैव सेम फॉर्म। देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट दिया गया है दोनों का, दोनों में इनवर्सली स्क्वायर लॉ आपका फॉलो हो रहा है। दूसरी बात करते हैं, बोथ इक्वेशन शो एन इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड सेपरेशन डिस्टेंस। दोनों में जिस मैटर की वजह से, मतलब जिस प्रॉपर्टीज की वजह से फोर्स क्रिएट हो रहा है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, सपोज दिस आर टू ऑब्जेक्ट, इनके बीच का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर लॉ के फॉर्म में फॉलो होता है। तीसरा पॉइंट, बोथ इक्वेशंस ऑफ द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी दैट कॉज द फोर्स। फोर्स लगने का कारण, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो फोर्स का कारण चार्ज है Q1 Q2, और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो फोर्स का कारण उनका मास है। देख सकते हो उनका प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, ओके, और यहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मास के। मतलब जिस वजह से फोर्स क्रिएट हो रहा है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चौथा पॉइंट है सिमिलरिटी का, बोथ इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बहुत सही, ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांटेक्ट की वजह से होता है, मतलब आप कह सकते हो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। दो हेवनली बॉडी बहुत दूर दूर होती है जैसे अर्थ सन, तो भी इन दोनों के बीच में आपका ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों सेपरेट है तो भी उनके ऊपर काम करेगा। फिर अब बात करते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस दिया गया कि Coulomb's law constant K is significantly greater than the Newton's universal gravitational constant। जो वैल्यू है कूलम कांस्टेंट की वो ज्यादा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल फोर्स आर सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर देन फोर्स बिटवीन मास ग्रेविटेशनल फोर्स। अब भैया ये भी एक बात सामने आ जाती है कि इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। तो मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना बड़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स कितना बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये आप लोगों का होमवर्क है, सर्च करिएगा। और एक और डिफरेंस आता है सेकंड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आर ओनली अट्रैक्टिव। आपने देखा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्ट करता है। आपने बॉल हवा में फेंकी, वापस बॉल खींचकर नीचे की तरफ आ गई, ऐसा तो होता नहीं है कि जो आपकी अर्थ सरफेस होती है उस बॉल के इतना बाउंस बैक करे या इतना फेंके, उसको पुश करे कि बॉल आपकी अर्थ से बाहर चली जाए। नहीं, हमेशा बॉल अट्रैक्ट होगी, हमेशा बॉल नीचे की तरफ गिरेगी, ना कि ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन कूलम्स लॉ, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो ये चीज किस पे डिपेंड करती है, टाइप्स ऑफ द चार्ज अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेगी, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। चलो अभी तो हम दो चार्जेस की बात कर रहे थे, तो मल्टीपल चार्जेस में फोर्स कैसे काम करेगा उसको हम समझते हैं।
सपोज उसको समझने के लिए हमारे पास 3 चार्ज है, Q1, Q2 एंड Q3, ये हमारे पास 3 चार्जेस हैं। अब यहाँ से कोई एक पॉइंट हमको लेना पड़ेगा कि सपोज हम Q1 के ऊपर क्या क्या फोर्स काम कर रहा है, हम उसको जज करते हैं। सपोज कर लिया कि ये हमारा मेन पॉइंट है Q1, तो इस Q1 की पोजीशन वेक्टर है R1 फ्रॉम द ओरिजिन, Q2 की पोजीशन वेक्टर है R2, Q3 की पोजीशन वेक्टर है R3। ये इन तीनों की पोजीशन वेक्टर आपको सामने दिख गई। अच्छा, अब हम बात करेंगे पहले Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स क्रिएट कर रहा है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे। हमने लिखा F12। F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसका मतलब ये वाली फोर्स इस पे जो एक्ट करेगी, राइट। हम चार्ज सारे सिमिलर लिए मतलब रिपल्सिव फोर्स, मतलब इसको दूर पुश करेगी। अब ये तो हो गया F12। अगर यहाँ पे Q3 से Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम नोटिस करेंगे F13 के फॉर्म में, ठीक है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू Q3। चलिए ठीक है, F12 हमने निकाला, F12 हमारा निकलेगा F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और R के हमारा डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये इस तरफ से हमारा फोर्स जा रहा है। फिर हम बात करेंगे F13 का, F13 मतलब इस तरफ से हमारा फोर्स जाएगा, तो ये Q1 Q3 ओवर R13 का स्क्वायर, और R का ये डायरेक्शन दे रखा है, R के डायरेक्शन देगा 3 to 1 की तरफ आपका फोर्स जा रहा है। अब जब भी कोई फोर्स होता है हमने उसको ऐड कर दिया F1। F1 इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द टू वेक्टर, यहाँ वेक्टर एडिशन फॉर्म आपका काम करेगा, वेक्टर एडिशन फॉर्म आपका काम करेगा। तो देखिए F12 की भी वैल्यू लिख दी, F13 की भी वैल्यू हमने लिख दी। क्या चीज कॉमन आ रही है, कांस्टेंट हमारा दोनों में कॉमन आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। इस तरह से हम जितने भी फोर्सेस है उनका वेक्टर सम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेक्टर सम माइंड करिएगा, वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्स, ये कंटिन्यूअसली होके चला जाएगा। ये हमारा हो गया फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। अब क्या होता है कि हम एक पॉइंट चार्जेस भी ले लेते, कई दफ़ा कई बुक में कई रिफ्रेशर्स में पॉइंट चार्जेस का कंसेप्ट है, तो मैं पहले समझा देता हूँ पॉइंट चार्जेस होता क्या है। पॉइंट चार्ज होता है एक ऐसा चार्ज जिसका यूनिट मास, आप कह सकते हो उसका मास क्या है, यूनिट मास हो सकता है, और उसका जो चार्ज है वो भी लगभग आप कह सकते हो कि वो अगर आपने लिया उसको पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट नेगेटिव चार्ज, तो बिल्कुल एक यूनिट उसका चार्ज होता है और एक ही यूनिट उसका मास होता है। मास लगभग हम उसको नेग्लिजिबल ही समझते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।